हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 6 मार्च 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत सरकार की तरफ से जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी लखनऊ। देखिए, केंद्र सरकार ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया है। सूची में कर्नाटक की राजधानी जो बेंगलुरु है वो टॉप पर है। बेंगलुरु को 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में रहने के लिए देश का सबसे अच्छा शहर माना गया है। अगर बात करें 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की, तो इसमें जो है आपका हिमाचल प्रदेश, लिख देती हूँ, हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला, उसे प्रथम स्थान दिया गया है 10 लाख से कम के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चीन ने पिछले वर्ष के अनुसार अपने रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? ऑप्शन ए 5.8%, ऑप्शन बी 2.8%, ऑप्शन सी 4.8%, ऑप्शन डी 6.8%। देखिए, चीन ने रक्षा बजट में बढ़ाकर जो है आपका 209 अरब डॉलर कर दिया है, जो पिछले साल की तुलना में जो है 6.8% अधिक है। चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में 2.3% की दर से बढ़ी थी, जो कि पिछले 45 साल में सबसे कम वार्षिक आर्थिक विकास दर थी। पिछले साल चीन की अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस महामारी का प्रभाव पड़ा, लेकिन यह जल्द ही उससे उबरने में सफल रही। रिपोर्ट के अनुसार चीन का लक्ष्य 2021 में 11 मिलियन से अधिक नए शहरी रोजगार पैदा करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 6.8%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑस्ट्रेलियाई संरक्षणवादियों ने हाल ही में कौन से स्तनधारी जीव के लिए विश्व का पहला अभयारण्य स्थापित करने की योजना बनाई है? ऑप्शन ए ऊदबिलाव, ऑप्शन बी कंगारू, ऑप्शन सी प्लेटिप्स, ऑप्शन डी है आपका मेमल्स। देखिए, ऑस्ट्रेलियाई संरक्षणवादियों ने हाल ही में प्लेटिप्स के लिए विश्व का पहला अभयारण्य स्थापित करने की योजना बनाई है, ताकि प्लेटिप्स के प्रजनन एवं पुनर्वास को बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण यह लगभग विलुप्त होने की कगार पर है। योजना के मुताबिक वर्ष 2022 तक सिडनी में जो है 391 किलोमीटर की दूरी पर यह केंद्र स्थापित किया जाएगा। यहाँ कुल 65 प्लेटिप्स मौजूद है। यह केंद्र संरक्षणवादियों और वैज्ञानिकों को प्लेटिप्स के बारे में और अधिक जानने में मदद करेगा। प्लेटिप्स एक जहरीला स्तनधारी जीव है, जिसमें इलेक्ट्रोलोकेशन की शक्ति होती है, अर्थात ये किसी जीव का शिकार उसके पेशी संकुचन द्वारा उत्पन्न विद्युत तरंगों को पता लगाकर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अन्य प्रसिद्ध जानवर जैसे कंगारू आदि के विपरीत प्लेटिप्स अपनी एकांत प्रकृति और अत्यधिक विशिष्ट निवास संबंधी आवश्यकताओं के कारण प्राय कम ही दिखाई देते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में इसे निकट संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्लेटिप्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और किस देश के शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। देखिए, भारत और अमेरिका की शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है। मेढकों की इन प्रजातियों को पश्चिमी घाट में खोजा गया है, जो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट है। मेढकों की 5 प्रजातियां जो है रेकोफोराइड परिवार से संबंधित है। यह खोज पश्चिमी घाट में जीनस राओचेस्टर्स के झाड़ी मेढकों पर लंबे व्यापक अध्ययन का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस देश ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस को लेकर कतर के साथ 10 साल का समझौता किया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत। देखिए, पाकिस्तान ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस को लेकर कतर के साथ 10 साल का समझौता किया है। नए समझौते पर दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित अन्य सौदों की तुलना में काफी कम दर पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पाकिस्तान और कतर के बीच नए समझौते से पाकिस्तान के लिए अगले 10 वर्षों के लिए लगभग आपका $3 बिलियन की बचत करने की मदद मिलेगी। नए अनुबंध के अनुसार पाकिस्तान पूर्व समझौते से लगभग $316 मिलियन कम भुगतान करेगा।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईएफओ ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ जमा पर ब्याज दर को कितने प्रतिशत पर बनाए रखने का फैसला किया है? ऑप्शन ए 6.5%, ऑप्शन बी 8.5%, ऑप्शन सी 5.5%, ऑप्शन डी 9.5%। देखिए ईएफओ ने 2020-21 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज की जो दर है वो 8.5% को बनाए रखने का फैसला किया है। श्रम मंत्रालय के वक्तव्य के में कहा गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने श्रीनगर में हुए बैठक में यह निर्णय लिया है। इससे इसके अंशधारकों को वर्ष 2020-21 के लिए अपने जमा कोष में जो है 8.5% दर ब्याज मिलेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 8.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से राज्य के सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में भीषण आग की घटना देखी गई है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उड़ीसा। देखिए हाल ही में उड़ीसा के सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में भीषण आग की घटना देखी गई है। हालांकि इस बायोस्फीयर का मुख्य जो क्षेत्र था उसमें आग अछूता रहा है, फिर भी इस प्रकार की आग से इसकी समृद्ध जैव विविधता को नुकसान पहुंच रहा है। बात करें सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, तो सिमलीपाल का जो नाम है वो सीमूल जो कि सिल्क कॉटन होता है उससे लिया गया है और इसी पेड़ से इसका नाम लिया गया है। आधिकारिक रूप से टाइगर रिजर्व के लिए इसका चयन जो है 1956 में किया गया था और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया। भारत सरकार ने जून 1994 में इसे जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र घोषित किया और 2009 में जो है इसको यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बन गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से राज्य के राज्यपाल रमेश बैस ने हाल ही में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी मिजोरम। देखिए त्रिपुरा के राज्यपाल जो है रमेश बैस ने हाल ही में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। उदयपुर विज्ञान केंद्र का जो है ये 22वां विज्ञान केंद्र है जिसे राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा विकसित करके राज्य सरकार को सौंपा गया है। संस्कृति मंत्रालय की विज्ञान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए योजना के तहत राज्य सरकारों को विज्ञान केंद्र सौंपे जा रहे हैं। 6 करोड़ रुपए की लागत से विकसित इस केंद्र को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के साथ साथ त्रिपुरा के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया गया है। यह विज्ञान केंद्र छात्रों को विज्ञान के बारे में कई अज्ञात तथ्यों को जानने में सक्षम करेगा। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा देश के सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है जिसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1978 को की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कौन से वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित करने की बात कही गई है? ऑप्शन ए 2023, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2025, ऑप्शन डी 2026। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से भारत द्वारा प्रायोजित और 70 से अधिक देशों द्वारा समर्थित प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मान लिया है, जिसमें 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित करने की बात कही गई है। इस प्रस्ताव का प्राथमिक उद्देश्य बदलती जलवायु परिस्थितियों में बाजरे के स्वास्थ्य लाभ एवं खेती के लिए उसकी उपयुक्तता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ज्ञात हो कि बाजरे की खेती ऐतिहासिक रूप से व्यापक स्तर पर कई देशों में की जा रही है, किंतु बीते कुछ समय से कई देशों ने इसके उत्पादन में कमी आ रही है। इस लिहाज से उत्पादन क्षमता, अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में उच्च निवेश किए जाने की आवश्यकता है ताकि बाजरे के पोषण एवं पारिस्थितिक लाभ से उपभोक्ताओं, उत्पादकों और निर्णय निर्माताओं को लाभान्वित किया जा सके। इस प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप बाजरे की खेती के लिए अनुसंधान एवं विकास में भी बढ़ोतरी हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का आयोजन करने से बाजरे के उत्पादन को लेकर और अधिक जागरूकता बढ़ाई जा सकेगी। यह खाद्य सुरक्षा, पोषण, आजीविका सुनिश्चित करने और किसानों की आय में बढ़ोतरी करने, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भी योगदान देगा, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो जलवायु परिवर्तन से काफी प्रभावित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2023। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन से नदी में सीवेज और औद्योगिक कचरे के कारण होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए डेस नदी प्रदूषण न्यूनीकरण परियोजना को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी नाग, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी कावेरी। ये हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने नाग नदी में सीवेज और औद्योगिक कचरे के कारण होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए नाग नदी प्रदूषण न्यूनीकरण परियोजना को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार द्वारा नाग नदी प्रदूषण न्यूनीकरण परियोजना के लिए तकरीबन जो है 2117.54 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत मंजूरी दी गई है और इसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। इस परियोजना के क्रियान्वयन से अनुपचारित सीवेज, ठोस अपशिष्ट और नाग नदी एवं उसकी सहायक नदियों में बहने वाले अन्य प्रदूषक तत्वों की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी और इसके स्तर में कमी लाते हुए नदी के स्वास्थ्य एवं पारिस्थितिक तंत्र में सुधार होगा। ध्यातव्य है कि यह नदी महाराष्ट्र के नागपुर शहर से होकर गुजरती है और महाराष्ट्र के तीसरे सबसे बड़े शहर नागपुर को यह नाम इसी नदी से प्राप्त हुआ है। नाग नदी मूल तौर पर पश्चिमी नागपुर के आभारझरी झील में से निकला है। नाग नदी सीवेज और औद्योगिक कचरे के कारण काफी अधिक प्रदूषित है तथा बीते वर्ष बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भी नदी के प्रदूषण की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नाग नदी। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।